गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट है ये बीए थर्ड सेमेस्टर की आपका जो सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, लोकतंत्र के आयाम यानी कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, स्वतंत्रता के बाद से जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक हैं वो सभी। इस यूनिट फर्स्ट को हम आज की क्लास में पूरा कवर करेंगे। इसकी क्लास के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप जब चैनल की प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्ले लिस्ट में जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको बीए थर्ड सेमेस्टर की एक प्ले लिस्ट दिखाई देगी और वहाँ पर आपको ये क्लास इजीली मिल जाएगी। तो इसलिए वेट मत कीजिएगा, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, आप क्लास को कवर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए 1943 के बाद से, अब ये 1943 क्यों है, क्योंकि इस टाइम क्या होता, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म था और यहाँ पर क्या था, उपनिवेशवाद समाप्त होने की लहर ने स्वतंत्रता संग्राम को बल दिया था। उपनिवेशवाद से क्या मतलब समझते हैं आप, कि जैसे क्या हमारा इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी था। ब्रिटिश का कॉलोनी का मतलब एक पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री को, यानी कि इंडिया को, ये पावरफुल हो गया, ये ब्रिटिश हो गया और ये जो अंदर है ये इंडिया हो गया। ब्रिटिश ने इंडिया के साथ क्या किया, इसकी इकोनॉमिक पावर को, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इसको कल्चरल तरीके से कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। अब ये जो उपनिवेशवाद की लहर थी ये क्या थी, 1940 के बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये जो थी समाप्त होने वाली थी, यानी कि समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका जैसे नए देशों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। आई होप ये क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब जैसे भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया है, इसमें लोकतंत्र की स्थापना उनके उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होने के समय और बाद के राजनीतिक विकास पर निर्भर थी। क्योंकि पहले क्या था, पहले इंडिया था ब्रिटिश का कॉलोनी। ब्रिटिश ने क्या किया था, यहाँ का जितना भी कच्चा माल था वो अपना बाहर भेज दिया था और वहाँ से उसको महंगा, वहाँ दूसरी कंट्री में महंगा यानी उच्च दाम में उसको बेचते थे और इस तरीके से इंडिया को इन्होंने एक आर्थिक तरीके से भी बहुत कमज़ोर कर दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है, ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाता है, तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए इंडिया में क्या होता है, इंडिया हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, ठीक। और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना से क्या होता है, जो हमारी मतलब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाता है। अब लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होती है, जहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी होती है, लोगों को खाना पीना रहना लाइफ सब कुछ आज़ादी मिलती है उनको, जो कि जैसे हम अपने संविधान में देखेंगे तो वहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उसमें आप देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, सारे राइट हमको मिले हुए हैं। यानी कि ये लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाया गया है। लोकतंत्र का मतलब समझते हैं आप, लोक से मतलब क्या होता है, शासन, लोक से मतलब होता है पब्लिक यानी कि जनता, और तंत्र का मतलब होता है शासन। लोकतंत्र का मीन क्या हुआ, लोगों का शासन, याद रखिएगा, लोगों का शासन। अब 1950 में क्या होता है, हमारा संविधान लागू हो जाता है। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा भारत कैसा बन गया, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हो गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जहाँ किसी एक धर्म की बात ना होकर सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया गया हो, तो उसको बोलते हैं हम धर्मनिरपेक्ष। अब पहला आम चुनाव हमारी इंडिया में कब हुआ, 1952 में हुआ, और जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार मतलब जो भी वयस्क हैं सभी, मतलब चाहे वो किसी भी कास्ट से हों, किसी भी क्लास के हों, किसी भी कलर के हों, मतलब किसी भी तरह के हों, उनको सबको, जो भी वयस्क है यानी कि यंग है, जो कि अब एज है, पहले थी 21 और अब हो गई है 18, तो उन सभी को क्या था, वोट देने का अधिकार था। तो ये था इंडिया का मैटर। इंडिया का मतलब जैसे 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई, 50 में संविधान लागू हो गया और 1952 में पहला चुनाव हुआ, और चुनाव कैसा हुआ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान कब आज़ाद होता है, पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को होता है। और यहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र की स्थापना होती है, लेकिन ये स्थिर नहीं रही, क्योंकि यहाँ पहला संविधान कब लागू हुआ, इसमें 1956 में, लेकिन इसको क्या कर दिया, इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया पाकिस्तान को। यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हुआ, राजनीतिक अस्थिरता जो कि आप प्रेजेंट में भी देखते रहते हैं, और लोकतंत्र यहाँ पर क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। क्योंकि जब सैन्य शासन आ जाता है तो वहाँ पर लोगों की जो फ्रीडम होती है वो छीन ली जाती है और लोकतंत्र एक तरीके से कमज़ोर पड़ जाता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है, कि लोगों को
फ्रीडम मिलनी चाहिए, लोग आज़ाद हों, अपनी राइट टू स्पीच हो, उनके पास राइट टू एक्सप्रेशन हो, जो कि यहाँ पर सैन्य शासन में ये सब उनसे छीन ली जाती है। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। थर्ड है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका 2 फरवरी 1948, पहले ये क्या कहलाता था? सीलोन कहलाता था। श्रीलंका का नाम याद रखिएगा, पहले सीलोन था। इसमें भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता के बाद क्या होता है? लोकतंत्र आ जाता है, एक संसदीय लोकतंत्र स्थापित होता है। 1972 में श्रीलंका ने एक नया संविधान अपनाकर खुद को एक गणराज्य घोषित कर दिया। ठीक, देश में सार्वभौमिक मताधिकार मतलब 1931 से ही था, लेकिन बाद में उपनिवेश के दौरान लोकतंत्र की ओर अग्रसर करता रहा। ठीक, अब पढ़ते हैं हम नाइजीरिया। नाइजीरिया कब आज़ाद हुआ? 1 अक्टूबर 1960 को। लोकतंत्र की स्थापना हुई, एक संसदीय प्रणाली अपनाई। संसदीय मतलब यहाँ पे एक संसद होती है, उसके 2 सदन होते हैं, इस तरीके से। और 1963 में इसे एक गणराज्य घोषित कर दिया। गणराज्य का मतलब होता है जिसका अपना संविधान होता है और संविधान वहाँ पर लागू होता है। ठीक, और यहाँ पर भी क्या हुआ? स्टार्टिंग में तो ये अस्थिर ही रहा, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस रहे। 1966 में सैन्य तख्तापलट हुआ और 1999 में एक बार फिर लोकतांत्रिक शासन की बहाली हुई। तो ये हमने 4 कंट्री के उससे देखा, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नाइजीरिया। अब हम पढ़ते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वेव्स होती क्या है। अब इसमें एक बहुत बड़े राइटर हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, जिनका जन्म है 1927 से 2008। ये क्या थे? एक प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक और विचारक थे, एक प्रभावशाली शोध लेखन के लिए जाने जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोकतंत्र के सिद्धांत और सभ्यताओं के संघर्ष जैसे विषयों की विशेषज्ञता रखते हैं। अब इनको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो है, इनकी एक बुक है थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, 1991। इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने लोकतंत्र की 3 लहर बताई हैं। 3 लहर, इंग्लिश में बोलेंगे वेव्स। अब फर्स्ट क्या है? ये तो इस वाली बुक में तो इन्होंने 3 लहर बताई हैं, ये थर्ड वेव है। जैसे इनका सेकंड वर्क जो है वो है क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है? द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ये कब की है? 1916 की है, 1996 की। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि शीत युद्ध के बाद संघर्ष का मुख्य स्रोत विचारधारा नहीं होगा, यानी कि कोई आइडियोलॉजी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सभ्यता होगा, सिविलाइजेशन होगा। जैसे पश्चिमी इस्लामिक और चीनी सभ्यता, सांस्कृतिक और धार्मिक अंतर होगा। अब दोनों में क्या होगा? यहाँ पर जो भी संघर्ष होगा वो सभ्यता के बीच होगा, जैसे इस्लामिक और चीनी लड़ सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी इस बुक में बताया है। थर्ड इनका जो फेमस वर्क है वो है राजनीतिक स्थिरता और सैन्य शासन, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, 1968 का। ये विकासशील देशों में, विकासशील देश जैसे क्या? इंडिया, क्योंकि इंडिया एक विकासशील देश है। अगर देशों को हम देखें तो एक होती है डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि अमेरिका वगैरह, विकसित बोलते हैं उन्हें, विकासशील जैसे इंडिया। इसमें जो है उसकी चुनौतियों की चर्चा की है इन्होंने अपनी इस बुक में। अब हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र की जो 3 लहरें हैं उसका वर्णन इन्होंने थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी 1951 में किया। अब ये लहरें कब से कब तक रहीं? फर्स्ट लहर जो थी वो 1828 से 1926 तक, और ये पश्चिमी देशों में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। इसमें जो भी वेस्टर्न कंट्री थी उसमें डेमोक्रेसी आई। दूसरी लहर है 1943 की से 1960 की। अब इसमें इन्होंने क्या किया? जो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए स्वतंत्र देश हुए उसमें लोकतंत्र आया। द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर समाप्त हो जाता है, नव स्वतंत्र, जैसे कि हमने 1943 के बाद के पढ़े, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया। थर्ड 1974 से 1990 में, जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में लोकतंत्र का प्रसार हुआ। तो इन्होंने ये 3 लहरें बताई हैं। कौन सी बुक में बताई हैं? थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी 1951। ये याद रखिएगा, इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पहली लहर कब से कब तक रही, दूसरी लहर कब से कब तक रही और तीसरी लहर कब तक रही। पहली लहर में याद रखिएगा पश्चिमी देश आते हैं, दूसरी में आते हैं नव स्वतंत्र देश जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी के उपनिवेशवाद थे उससे फ्री हुए, और तीसरी में आते हैं लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश। ये देखिए जो पहली लहर है इसमें अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रेरित लोकतांत्रिक आदर्श का प्रसार को बढ़ावा मिला, यानी अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का। 1826 और 19 के बीच जो पश्चिमी देशों में लोकतंत्रीकरण की अलग अलग अनुभव हुआ, और गैर पश्चिमी देशों में औपनिवेशिक व्यवस्थाएं प्रमुख रहीं। दूसरी में देखिए, दूसरी में क्या होता है, ये भी भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश स्वतंत्र हुए। 1960 तक एशिया और अफ्रीका के देशों ने औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंका।
संप्रभु लोकतांत्रिक राज्यों की स्थापना की। अल्जीरिया, केनिया, जिम्बाब्वे पूर्व औपनिवेशिक देशों ने स्वतंत्र शासन में संक्रमण किया। अब ये तीसरी लहर है। तीसरी में लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में लोकतंत्रीकरण की लहर आई। 1974 में पुर्तगाल, ग्रीस और स्पेन जैसे देशों में लोकतंत्रीकरण को जन्म दिया। याद रखिएगा 1989 में साम्यवादी शासन का पतन हुआ और एक बहुत वैश्विक बदलाव देखने को मिला। अब तक कितने हुए? 151 स्वतंत्र राज्यों में 45 पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो चुके थे। अब देखते हैं हम लोकतंत्र के आयाम, यानी कि लोकतंत्र के कौन कौन से डायमेंशन हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन। अभी राजनीतिक आयाम में क्या होता है? जनता जो होती है संप्रभु होती है, यानी जनता क्या होती है? संप्रभु होती है। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि सत्ता जो है, अथॉरिटी, उसका जो स्रोत होता है एक्चुअल में वो क्या होता है? वो जनता के पास होता है। अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो सरकार और शासन जनता की इच्छा और मतदान से बनता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है तो हम गवर्नमेंट कैसे बनती है? लोगों के द्वारा। लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जैसे उनको सेलेक्ट करते हैं, जो प्रतिनिधि जनता के हित में काम करते हैं। अगर हम इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी सरकार या शासक को जनता के अनुमोदन के बिना सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी गवर्नमेंट गलत काम करती है तो जनता उसको हटा भी सकती है। मतलब कैसे? अगर कोई ये प्रतिनिधि है और उसने अगर जनता के हित में काम नहीं किया, जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो वो उसको अपना वोट नहीं देगी, अपना यानी कि नेक्स्ट टाइम के लिए उसको चुनाव नहीं चुनेगी, तो क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम में उनके हित के लिए काम नहीं किया है। ये याद रखिएगा। सिंपल सी बात है, जनता के द्वारा, यानी जनता चुनती है, जनता के लिए चुनती है, अपने लिए चुनती है, इसीलिए जनता का शासन होता है। ये होता है जनता की संप्रभुता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। कानून और नीति निर्माण में जनता की भागीदारी होती है। जनता क्या करती है? अपना प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि क्या करता है? जनता के लिए काम करता है। ये था पॉलिटिकल। अब पढ़ते हैं हम सोशल डायमेंशन। इसमें क्या होता है? समानता का अधिकार होना चाहिए। सोसाइटी में सबको इक्वल राइट होने चाहिए, यानी कि कास्ट, क्लास या जेंडर के बेस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस होना चाहिए। भेदभाव का उन्मूलन होना चाहिए, जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है भी आर्टिकल 15, और समानता के लिए आर्टिकल 14 आप देखेंगे तो। सोशल वेलफेयर की बात होनी चाहिए, यानी कि सामाजिक कल्याण होना चाहिए। ये हुआ सोशल। अब पढ़ते हैं हम थर्ड है हमारा आर्थिक आयाम, यानी कि आर्थिक संसाधनों का समान वितरण। इसका मतलब क्या होता है कि समाज में जो भी आर्थिक संसाधन है, जैसे संपत्ति है, धन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, इनका न्यायपूर्ण और समान रूप से वितरण किया जाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास तो बहुत सारी संपत्ति है, या किसी के पास तो धन है, या एजुकेशन है तो वो सबके लिए नहीं है, या अगर इलाज की बात करें तो वो सबके लिए नहीं है, रोजगार है तो वो सबके लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? सबको इक्वल माना गया है, यानी कि सबको एक समान माना गया है। सबके लिए इक्वल जस्टिस है, इक्वल एजुकेशन है, इक्वल वर्क है। इसके लिए आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। अब देखिए, सभी लोगों को समान अवसर और लाभ मिले। ये सिद्धांत इस बात पर भी जोर देता है कि अमीर और गरीब के बीच कोई खाई को कम किया जाए। यानी ये तो एक अमीर व्यक्ति है और एक ये गरीब व्यक्ति है। अब सारा कुछ तो अमीर अपनी पावर से ले सकता है, गरीब कैसे लेगा? तो इसलिए इनके बीच की जो ये खाई है उसको बांटने के लिए इक्वल वर्ग की बात की गई है। और जो भी, जैसे कोई भी समाज का वर्ग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुरुष, महिला, उनकी जितनी भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए उन्हें संसाधन मिले। उनके जैसे उन्हें एजुकेशन मिले, उन्हें इलाज मिले, आने जाने के लिए फ्री से मतलब सेवाएं मिले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबके लिए होनी चाहिए। इसी से क्या होगा? हमें सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा। गरीबी का उन्मूलन हो। गरीबी का उन्मूलन कैसे होगा? सबको इक्वल काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार सृजन हो। अब ये सृजन कैसे होगा? जो गवर्नमेंट के द्वारा। आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता हो। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं वो एकदम से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब देखते हैं हम कल्चरल डायमेंशन, यानी कि सांस्कृतिक आयाम। अब इसमें क्या होता है? इसका मतलब होता है संस्कृति, परंपरा, धार्मिक विश्वास, भाषा और जीवन शैली का आदर और संरक्षण करना। सबका कल्चर अलग है, सबके ट्रेडिशन अलग है, सबका धर्म अलग है, सबके विश्वास अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबकी जीवन शैली अलग है। तो अब हम क्या करेंगे? इन सबको रेस्पेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। ये लोकतंत्र को क्या करता है? समावेशिता के सिद्धांत से जुड़ा है। ये सभी सामाजिक समूह और उनके सांस्कृतिक पहलुओं को सम्मान और अधिकार दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में सभी लोगों का कल्चर अलग, ट्रेडिशन अलग, रिलीजन अलग, सब अलग अलग चीज़ में विश्वास करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको एक अलग उनके साथ क्या करें?
भेदभाव करें। हम सबको एक ही इंडिया में रहकर सबको रेस्पेक्ट करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक। सांस्कृतिक विविधता का जो सम्मान है ये सुनिश्चित करता है कि एक संस्कृति को एक प्रमुख या श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। कोई एक कल्चर है उसको यहाँ पर इतना अपर लेवल पर नहीं माना जाएगा, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और रीति रिवाजों को समान रूप से समझा जाएगा। समाज में एकता को बढ़ावा मिलेगा, ताने बानों को मजबूत करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक भाषा है उसको तो हमने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी, एक है उसकी हमने बात ही नहीं की। एक ट्रेडिशन है उसको तो हम सब फॉलो कर रहे हैं, एक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इस तरीके से नहीं होगा, सभी को इक्वल माना जाएगा और सभी को बराबर रिस्पेक्ट मिलेगा। इससे हमारा समाज में क्या होगा, एकता बनी रहेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन ऐसा जिससे हमारे संविधान का हनन ना हो, किसी दूसरे की गरिमा को ठेस ना पहुँचे, किसी की भावनाओं आहत ना हो। इस तरीके से अपनी मतलब जो भी अभिव्यक्ति है उसको बता सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, यह हमारे संविधान में भी दिया है। लास्ट है नैतिक आयाम, नैतिक मूल्यों का पालन करना। जो भी हमारे नैतिक वैल्यूज होती हैं उनको पालन करना, ईमानदारी और पारदर्शिता निभाना, जवाबदेही और उत्तरदायित्व होना चाहिए। लास्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे संविधान में नियम बने हैं उनका पालन करेंगे हम। हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि वो किसी भी गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर काम नहीं करेगी, वो एकदम इंडिपेंडेंट है। कानून का शासन होगा, यानी कानून सबके लिए इक्वल होगा। ये सारे डायमेंशन जो हैं लोकतंत्र को एक संपूर्ण और सशक्त व्यवस्था के रूप में स्थापित करते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। इसमें हमने आज क्या क्या कवर किया। हमने लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पढ़ी। प्रक्रिया हमने हंटिंगटन की 3 वेव्स के थ्रू पढ़ी, कैसे कैसे आई। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी डेमोक्रेटाइजेशन या लोकतंत्रीकरण की लहर की बात होती है तो हंटिंगटन का नाम जरूर आता है। इसलिए मैं आपकी क्लास में ऐड कर लेकर आई हूँ हंटिंगटन और इनकी ये 3 लहरें जो कि इन्होंने इस बुक में बताई हैं। उसके बाद हमने आयाम पढ़े, यानी कि कौन कौन से डायमेंशन हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम एक ऐप है, अगर आप नहीं जानते हैं तो, वैसे तो आप जानते होंगे। टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, TELEGRAM टेलीग्राम। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।